हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लस प्रमेश में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ लोकेंद्र जांगिड़ एंड आई एम अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी रुड़की। मैंने काफ़ी समय सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम किया है और जिस सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं तो उसके ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज तक मैं गया हूँ। आई अपीयर्ड इन फ्यू इंटरव्यूज़। लेकिन ये वीडियो किसके लिए है? ये आज हमारा एक ओरिएंटेशन लेक्चर होगा सिविल सर्विसेज एग्जाम के प्रीलिम्स में जो सीसेट का पेपर आता है उसके लिए। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी और एक अच्छी खुशखबरी की बात है कि जो सीसेट का पेपर होता है प्रीलिम्स में, उसके लिए हम एक प्रॉपर डेडिकेटेड कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं कि आप लोगों को सीसेट के पेपर में प्रॉब्लम्स ना हो। तो उसी के ओरिएंटेशन लेक्चर की शुरुआत हम करते हैं। क्या बात करेंगे हम इस पेपर में? सर्टेन नुआंसेस, छोटी बड़ी बातें होती है ना कि इस पेपर को कैसे मैनेज किया जाना चाहिए, ये पेपर किस बारे में होता है और इस कोर्स के अंदर हम इस पेपर की तैयारी कैसे करेंगे, उसका एक खाका तैयार किया जाएगा, है ना। उसका एक बैकग्राउंड बनाया जाएगा कि हम अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपरली आगे बढ़ा सकें। क्योंकि प्लान करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे, तभी हमें प्रॉपरली सक्सेस मिलेगी, वरना हालात टाइट हो जाएंगे। तो देखो क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझने की कोशिश करते हैं कि सीसेट है क्या। उससे पहले ये देखते हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम में आता क्या है। देखो, सिविल सर्विसेज के एग्जाम में पेपर लिए जाते हैं 3 स्टेजेस में। पहली जो स्टेज होती है वो होता है प्रिलिमिनरी एग्जाम, प्रीलिम्स का एग्जाम जिसको बोलते हैं, जिसके के अंदर 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 के अंदर आते हैं जनरल स्टडीज का पोर्शन और पेपर 2 के अंदर आता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। उसका एक प्रॉपर सिलेबस होता है जिसके अंदर मैथमेटिक्स, जिसको हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी बोलते हैं, रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो कि इंग्लिश का पोर्शन जिस तरह से हम थोड़ा बोलते हैं ना, पैसेज वगैरह आते हैं, कॉम्प्रिहेंड करना, वैसी वाली चीजें आती हैं। ये तो प्रीलिम्स की स्टेज हो गई। फिर हमें मेंस का पेपर देते हैं। मेंस के पेपर में क्या होता है, जनरल स्टडीज के 4 पेपर आते हैं, है ना। एक हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होता है ना। किसी ने हिस्ट्री लिया, किसी ने फिलॉसफी लिया, किसी ने मैथमेटिक्स ऑप्शनल लिया। उसके 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। एक पेपर होता है एस्से राइटिंग का। ठीक, तो कितने पेपर हो गए? 7 पेपर्स हो गए ना। 7 पेपर, 4 जनरल स्टडीज के, ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर, पेपर 1, पेपर 2 और एक एस्से राइटिंग। और 2 लैंग्वेज के पेपर होते हैं क्वालिफाइंग नेचर के। नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स होते हैं, उनका एक ही होता है। तो क्वालिफाइंग नेचर के 2 लैंग्वेज होते हैं, एक तो इंग्लिश सबके लिए कंपलसरी है और दूसरी लैंग्वेज कौन सी होती है, कोई भी इंडिया के शेड्यूल में जो लैंग्वेज मेंशन है ना, कोई भी आप चूज कर सकते हो। तो नॉर्थ इंडिया के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हिंदी को चूज करते हैं, है ना। कोई कन्नड़ चूज करता है, कोई तमिल, तेलुगु, कुछ भी। गुजरात का स्टूडेंट होगा वो गुजराती चूज कर सकता है। वो क्वालिफाइंग नेचर के 2 पेपर होते हैं। क्वालिफाइंग नेचर के पेपर का ये हिसाब किताब रहता है कि इन 2 पेपर्स में अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उसकी आगे ये फिर कॉपियां चेक ही नहीं होती, है ना। तो इनको भी पास करना होता है। और फिर मेंस के अंदर भी कोई पास कर लेता है तो फिर एक लास्ट स्टेज होती है इंटरव्यू राउंड, जिसको बोलते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट, है कि नहीं। तो देखो, जनरल स्टडीज सिविल सर्विसेज में प्रीलिम्स किसी ने पास कर लिया तो वो मेंस के लिए क्वालिफाई कर गया। मेंस पास कर लिया, इंटरव्यू दे देगा, और मेंस और इंटरव्यू में जितने मार्क्स आए उसके आधार पर मेरिट और आपका सिलेक्शन। ये एक प्रॉपर खाका है सिविल सर्विसेज के एग्जाम का, आईएएस के एग्जाम का। इस पेपर के अंदर जीएस पेपर 1 की बात ना करते हुए हम करेंगे जीएस पेपर 2 की बात, जिसको बोलते हैं सीसेट का पेपर, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये होता है सीसेट, है ना। हमने एक छोटा सा ओवरव्यू ले लिया। अब देखो इस पेपर में आता क्या है, कितने इसमें मार्क्स लाने होते हैं, वो सब चीजें अपन बात करेंगे। इस पेपर के अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, जिससे कि हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाए। इस पेपर के अंदर 80 क्वेश्चंस आते हैं, 80 क्वेश्चंस। ठीक, 80 क्वेश्चंस करने होते हैं हमें 120 मिनट्स में। 120 मिनट में 80 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें अराउंड 30 क्वेश्चंस आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के और 25-25 क्वांट के क्वेश्चन। एक रफ सा अंदाजा बताने की कोशिश कर रहे हैं, 25 क्वेश्चन क्वांट के आएंगे और 25 आएंगे रीजनिंग के। बहुत बढ़िया। इसमें से 80 क्वेश्चंस में से 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो कितने का, 200 का पेपर हो गया। इस पेपर के अंदर हमें केवल 66 मार्क्स लाने हैं 200 में से।
क्योंकि ये पेपर केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का है ना। तो हमने जस्ट इस पेपर को क्वालिफाई कर लिया तो हम यहां से तो बेड़ा पार हो गया। और जनरल स्टडीज का जो पेपर 1 है, जिसमें जनरल स्टडीज के जीके के क्वेश्चंस आते हैं, उसके अंदर हमें मार्क्स लाने होते हैं, जिससे हमारी मेरिट बनती है और हमारी स्क्रीनिंग होती है कि हम फिर मेंस दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। ठीक है, जनरल स्टडीज के लिए जो पेपर, जो तैयारी चलती है उस पेपर के लिए वो चलती है। हम सी सेट की बात करेंगे, क्या कि हम 66 मार्क्स कैसे लाएं, किस तरह से इसकी प्रिपरेशन करें, है ना। बस तो सारा फोकस इस ओरिएंटेशन लेक्चर में यही रहेगा कि सी सेट के 66 नंबर अपने को लेके आने हैं, है ना। बस इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। ये पेपर इंपॉर्टेंट क्यों है सी सेट का? इसलिए है क्योंकि देखो, जब तक हम सी सेट पेपर में पास नहीं करेंगे और जीएस के पेपर के अंदर अच्छे मार्क्स नहीं लाएंगे, तब तक हम सिविल सर्विसेज का मेंस ही नहीं दे पाएंगे। मेंस नहीं दे पाएंगे तो आईएएस नहीं बन पाएंगे, तो फिर सारी तैयारी वेस्टेज है ना, तैयारी का तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। दैट इज वाई दिस पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंट्री पास्ट फॉर सिविल सर्विसेज मेंस, बहुत बढ़िया। फेलियर इन दिस पेपर स्वेलो आवर होल एफर्ट एंड टेक अस टू नेक्स्ट ईयर्स अटेम्प्ट। देखो, सी सेट का पेपर केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, ये बाद में काम भी नहीं आता, क्योंकि 66 मार्क्स लाने हैं अपने को 33%। लेकिन खुदा ना खास्ता कई बार क्या है, बच्चे फेल हो जाते हैं इसमें। अब फेल हो गए तो क्या हो गया, अगले साल पे बात गई ना, अगले साल पे बात गई, एक साल हमारा वेस्ट हो गया। सारी तैयारी हमारी अच्छी थी, सी सेट में हमने बस थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया और हम हो गए फेल, तो एक साल का पूरा अटेम्प्ट खराब हमारा। इस चीज को नहीं करना, इस चीज को तो बचा के रखना है ना हमें, तो इसलिए पेपर इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है, देखो सिविल सर्विसेज के एग्जाम के अंदर अटेम्प्ट्स लिमिटेड है, एज लिमिट है। तो देखो, कभी भी कोई भी रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड होता है ना, तो उसको बड़ी समझदारी से काम में लेना चाहिए। पानी लिमिटेड है तो बहाएंगे नहीं ना, वैसे ही एनर्जी रिसोर्सेज लिमिटेड है तो उनको ओवर यूटिलाइज नहीं करेंगे, कायदे से यूटिलाइज करना चाहिए। उसी तरह से सिविल सर्विसेज के अटेम्प्ट्स भी लिमिटेड है, जैसे कि 21 से लेके 32 की एज तक जो जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है वो 6 अटेम्प्ट दे सकता है। 21 से लेकर 35 की एज तक का कोई ओबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट है वो 9 अटेम्प्ट दे सकता है ना। और एससी एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं वो अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हैं, है ना, उनका एज का हिसाब किताब। तो अटेम्प्ट्स लिमिटेड है, तो इस पेपर को हम हल्के में नहीं ले सकते। ये बात भी बिल्कुल सही है कि इस पेपर पर बहुत ज्यादा हमें एनर्जी वेस्ट भी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि केवल एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम इसको नजरअंदाज कर दें, क्योंकि काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं जिनके जीएस पेपर 1 में 150 मार्क्स तक आए हैं। मतलब कट ऑफ गई थी 100 नंबर आए 145, 150, लेकिन पेपर 2 जो था सी सेट वाला, उसमें फेल हो गए, तो उनकी सारी मेहनत वेस्ट हो गई ना। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इंटरव्यू भी दिया था, क्यों? क्योंकि इसको उन्होंने सीरियसली नहीं लिया। तो ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन हम क्या ऐसी मैकेनिज्म, क्या ऐसा तोड़ निकालें इसमें कि कम इन्वेस्टमेंट हो और ज्यादा मुनाफा, है ना, कम एफर्ट ज्यादा एफिशिएंसी। तो देखो, ऐसा कोई पंखा बेचने वाला काम तो है नहीं, है ना, ऐसा कोई जादू भी नहीं होने वाला। लेकिन प्रॉपर प्लान करें और प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ में चले ना, तो ये चीज को अचीव किया जा सकता है और करना भी चाहिए। किसी भी अच्छे काम को करने के लिए उसकी प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी चाहिए और स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ही हमें काम करना चाहिए। तो बस इस ओरिएंटेशन लेक्चर में यही ओवरव्यू आपको समझाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू क्लियर दिस पेपर। देखो, इस पेपर के अंदर क्या है उसको समझना है, और वो सब चीजें जो रिक्वायर्ड हैं उसको हम तैयार कर लें तो इस पेपर को हम क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, ये सिंपल एंड बेस्ट कंसेप्ट होता है। तो देखो, इस पेपर को क्लियर करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना, वो एकदम क्लियर होने चाहिए। मतलब रूट लेवल पर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। आने वाली क्लासेस में जब हम पढ़ेंगे ना, वहां पे हमें समझ में आएगा कि यूपीएससी बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है, बहुत ज्यादा हाईफाई जाती नहीं है, बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं, है ना, और बड़ी बड़ी चीजें हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो इस पेपर के क्वेश्चन हमसे बनते नहीं है। तो एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी, जो कि हम इस लेक्चर सीरीज, जो हमारा ये प्रॉपर जो कोर्स बनेगा उसमें करेंगे। दूसरी चीज, यूपीएससी का एक पैटर्न है, हमेशा वो क्वेश्चन क्या है, अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से मोटिवेट होकर ही बनाती है। तो एक स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछती है, तो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो, तो इस पेपर को क्वालिफाई करना और भी आसान हो जाता है। और
कई कई बच्चों को संतुष्टि नहीं रहती है कि सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो हमने कर लिए, अब क्या करें। तो अब ये करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो कर लिए, उसी टाइप के क्वेश्चंस जो कि हम आपको प्रोवाइड भी करवाएंगे और क्वेश्चन कर लो। बहुत बढ़िया। और क्या चाहिए इस पेपर को क्लियर करने के लिए? ये बच्चों में जो मैथ्स का डर है ना, मैथ्स का डर रहता है कि अरे ये तो गणित आ गई, रीजनिंग आ गई, इंग्लिश आ गई, ये तो हमें आती नहीं। तो देखो डर के आगे जीत है ना। तो फिजल आउट द फियर ऑफ फेलियर। डर को खत्म करना पड़ेगा और लाइफ को थोड़ा चिल मोड में लाओ यार, है ना। मस्ती करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, लाइफ को सरल बनाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, हैप्पीनेस के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। तो चिलिंग एटीट्यूड जितना जितना बनाएंगे उतना उतना डर खत्म होगा और इस पेपर को अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली चीज सबसे इंपॉर्टेंट, इस पेपर को क्लियर करना है ना आपको, तो जितने भी लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ना, लगभग 57 के अराउंड लेक्चर किए जाएंगे और 50-50 घंटे के अराउंड में हम पूरा कोर्स को कवर करेंगे। तो सारे लेक्चर तो देखना पड़ेगा ना, कम से कम। सस्ता सौदा है क्यों। 50 घंटा हम पढ़ लेंगे तो एक एश्योरिटी हो जाएगी, एक पेपर हमारा पूरा क्वालिफाई हो जाएगा। बहुत ज्यादा उसमें फिर हमें टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें करेंगे तो इस पेपर को क्लियर करने के चांस ही नहीं है, श्योरिटी आ जाएगी और बड़े आसानी से। इस चीज पर ध्यान देना है। देखो चीजें जब हम प्लान नहीं करते हैं ना और उस पर अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तब फंसते हैं हम। वरना जो प्लान करके काम करते हैं ना और सही से मेहनत करते हैं, वो डरते भी नहीं है और वो फंसते भी नहीं है, वो निकल जाते हैं इजीली, लाइफ में सेल आउट कर जाते हैं। आगे इस पेपर के अंदर बच्चे फंसते कहाँ पे हैं? सीधी सी बात है, जहां जहां पर बच्चे फंसते हैं उन्हीं प्रॉब्लम से हम काम कर लें तो आगे निकल जाएंगे। होता क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है तो बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि कितना एफर्ट वो डालें, है ना, कितना एफर्ट वो डालें कि ये पेपर निकल जाए उनका। 6 महीने पढ़ाई करें लेकिन बाद में तो इसका फिर यूटिलाइजेशन ही नहीं है। तो 6 महीने पढ़ाई करने के बाद में इसका ज्यादा यूटिलाइजेशन है नहीं, तो बच्चों को ये लगता है, स्टूडेंट्स को ये लगता है कि यार हमारा तो एफर्ट वेस्ट जाएगा, तो 6 महीने भी नहीं। या फिर बहुत कम पढ़ाई करें तो समझ में भी नहीं बनती है। तो ये एक पशोपेश बनी रहती है। मैं बोलता हूं आपका 50 घंटे में हम कोर्स पूरा तैयार करवाएंगे, 45 to 50 आवर्स में आपका पूरा कोर्स तैयार करवा जाएगा। उतना तो देख सकते हो। सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में एक पेपर को श्योर निकालने की गारंटी दी जा रही है। आपको 1000-1200 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनको सॉल्व किया जाए, करवाया जाएगा प्रॉपरली उन्हीं 50 आवर्स में। उतना तो एफर्ट देना पड़ेगा ना। मतलब एक महीना 2-2 घंटे भी अगर हम पढ़े 30 डेज तो 60 डेज हो गए, लगभग उतना काम हो जाएगा। तो इतना तो देना ही पड़ेगा। एक चीज ये तो यहाँ पर स्टूडेंट फंसते हैं तो यहाँ से निकल सकते हैं। अगली चीज, स्टूडेंट स्कोर वेल इन पेपर 1 बट मेनी टाइम्स फेल्स टू क्वालिफाई दिस पेपर। ये भी प्रॉब्लम तो है ही। वो इसलिए है ये वाली प्रॉब्लम क्योंकि स्ट्रेटजी नहीं है, प्लान नहीं कर पाते, है ना, कि कैसे करें, कितना टाइम दें, इस पर हमें बात की जाएगी। और यहीं पे फंसते हैं तो एक साइकोलॉजिकल इशू ये बन ही जाता है कि सीसेट का बाद में यूटिलाइजेशन है नहीं तो क्यों पढ़े, कैसे पढ़े। तो जब भी कंफ्यूज्ड माइंड होता है ना, कंफ्यूज्ड माइंड हमेशा गलत डिसीजन लेता है और हमेशा वो फेलियर की तरफ, या तो गलती से या फिर कुछ भी कह सकते हैं हम, वो धकेल दिया जाता है फेलियर की तरफ। तो कंफ्यूज्ड माइंड नहीं होना चाहिए, जिसका तोड़ इसी लेक्चर सीरीज में जो हम एक कोर्स बना रहे हैं इसमें निकाला जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इस पेपर में आता क्या क्या है ये तो देखें कि भाई लड़ाई लड़ने जाना है अपने को, तो सामने वाला दुश्मन है किन हथियारों से, दुश्मन का एटीट्यूड कैसा है, उसको तो समझना पड़ेगा ना, वरना कैसे लड़ाई जीतेंगे। तो देखो मैंने सेक्शन वाइज टॉपिक्स को डिवाइड किया है, इसलिए जैसे आप सेक्शन 1 पढ़ो ना तो सेक्शन 1 के अंदर सिमिलर टाइप के टॉपिक्स हैं, तो पूरे सेक्शन को एक साथ पढ़ने की कोशिश करो, लाइन बाय लाइन। एक टॉपिक ये पढ़ लिया फिर अगला अगला अगला, क्योंकि सिमिलर टाइप के टॉपिक हैं तो समझना आसान रहेगा। और इसी तरह से आपके लेक्चर्स बनाए गए हैं तो उसकी भी जरूरत है। तो देखो सेक्शन 1 में क्या है, नंबर सिस्टम, बॉडमस रूल, ये टॉपिक, डिविजिबिलिटी, यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट आते हैं ना। कितना पढ़ना है, कितना हमें ध्यान देना है, आप उसकी बिल्कुल चिंता ना करिए, वो मैं आपको करवाऊंगा, है ना, कि एक डेडिकेटेड कोर्स बन रहा है प्रीलिम्स के लिए ही, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। और इस कोर्स के आधार पर आप ये मत समझ लेना कि बाकी एंट्रेंस भी इसके दम पे आप निकाल लोगे, नहीं, ये डेडिकेटेड फोकस किया गया है सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स के लिए। हाँ, कॉन्सेप्ट का फायदा जरूर होगा और एग्जाम्स के अंदर मदद भी करेगा आपकी, लेकिन ये स्ट्रेटजाइज इसी तरह से किया गया है कि आप प्रीलिम्स को बिना टेंशन के कवर कर पाओ। तो एक तो नंबर सिस्टम, बॉडमस रूल, अगला डिविजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट, यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट कवर करवाए जाएंगे,
HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापत्य, लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM, ये वाले कॉन्सेप्ट्स भी कवर होंगे। फ्रैक्शंस के कॉन्सेप्ट, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, इन सब चीजों को सेक्शन 1 में हमने कवर कर लिया। सिमिलर टाइप के टॉपिक है तो जब पढ़ेंगे इनको साथ में पढ़ेंगे, मतलब एक ऑर्डर में पढ़ेंगे। फिर है अगला सेक्शन 2, टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट, पाइप्स एंड सिस्टम के प्रॉब्लम्स आते हैं ना टाइम एंड वर्क के, जैसे राम और श्याम ने मिलके 10 दिन में काम किया, राम अकेला 15 दिन में करता तो श्याम अकेला करता तो कितने दिन में करता, आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। इसी तरह से पानी की टंकी 5 घंटे खुली थी, फिर वो ओवर बर्डन हो गया पानी तो वो लीक होने लग गई, है ना, ये भी वर्क्स एंड वेजेस के कॉन्सेप्ट हैं। तो ये एक टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, तो एक सेक्शन में डाल दिया इसको सेक्शन 2 में, तो इनको एक साथ में तैयार करेंगे। फिर स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, वो ट्रेन टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, वो घर से निकला 4 घंटे लगे, फिर पहुंच गया लेकिन 10 मिनट लेट पहुंचा, तो क्या स्पीड होनी चाहिए थी, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, हम सब फैमिलियर हैं उस टाइप के क्वेश्चन से। वो बोट और स्ट्रीम, बहाव के साथ नाव बह रही थी, जल्दी पहुंच गई, अगेंस्ट में चलती तो लेट पहुंचती, है ना, बहाव के विपरीत चलती तो लेट पहुंचती। तो किस टाइप के कॉन्सेप्ट्स हैं, इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन इस सेक्शन में इसको कवर करेंगे। ट्रेन के क्वेश्चंस, है ना, ये वाला सेक्शन 3 हो गया। अगला सेक्शन परसेंटेज के कॉन्सेप्ट, एवरेज क्या होता है, एलिगेशन, मिक्सचर होता है ना, दूध में चीनी मिला दी और दूध में पानी मिला दिया, ये वाली चीजें। और प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन, लाभ हानि, पार्टनरशिप, राम और श्याम ने मिलके बिजनेस किया, है ना, राम और श्याम फेवरेट होते हैं इनके, उन्होंने बिजनेस किया, एक ने 6 महीने पैसे लगाए, एक ने 12 महीने पैसे लगाए, इतने इतने का प्रॉफिट हुआ था, तो किसको कितना मिलेगा, ये वाले सारे कॉन्सेप्ट। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट होते हैं ना, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पे ब्याज लगना, वो वाले कॉन्सेप्ट, तो वो सेक्शन 4 में देख लेंगे। सिमिलर टाइप के टॉपिक हैं, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 5 में डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन, एक होता है ना काफी ज्यादा डेटा दे देते हैं, एक पाई चार्ट दे दिया या फिर एक टेबल दे दी, उसके डाटा को यूज करके हमको क्वेश्चंस बनाने हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो डेटा इंटरप्रिटेशन, और डाटा को अलग अलग तरीके से दिया जाता है, जैसे पाई चार्ट के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में, बार के फॉर्म में समझाया जाएगा, है ना, अभी इनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको अच्छे से समझाया जाएगा। तो ये वाले भी क्वेश्चंस यूपीएससी काफी पूछती है। क्लॉक एंड कैलेंडर जो सेक्शन 6 में रखा है, ये सबसे इंडिपेंडेंट टॉपिक है। क्यों? जैसे पूछते हैं ना, आज से 40 साल के बाद में दिसंबर महीने में कितने संडे आएंगे, या फिर 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं बहुत सारे। तो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से आपको ये समझा दिया जाएंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाना है। मिनट की सुई होती है, घंटे की सुई होती है, उसके बीच में कितना एंगल होएगा, है ना, कितने डिग्री का डिफरेंस होएगा, जबकि 6:18 का टाइम हुआ है। तो ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको आपको अच्छे से समझा देंगे। ओके, फिर लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं ना, कि प्रोफेसर ए बी सी डी 4 प्रोफेसर हैं, 4 अलग अलग शहरों से हैं, 4 अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, 4 अलग अलग टाइप के फ्रूट्स खाते हैं, इनके बीच में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी इंफॉर्मेशन दी रहती है। अब उस इंफॉर्मेशन को जमा के क्वेश्चंस कुछ कुछ पूछे रहते हैं कि भाई वाराणसी से प्रोफेसर ए बिलोंग करते हैं, बी बिलोंग करते हैं, सी करते हैं कि डी करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। वो तो वो पजल्स हो गई, है ना, लॉजिकल रीजनिंग हो गई, है ना, तो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करके पढ़ा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। एक गोल मेज है, गोल टेबल है, तो उस पर 8 लोगों को बिठाया है, तो कौन किसके बगल में बैठेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस, है ना। तो अलग अलग टाइप की पजल्स होती हैं, उनको भी सीख लेंगे। देखो इन टॉपिक्स का बहुत ज्यादा वेटेज है, एक तो डेटा इंटरप्रिटेशन और एक पजल्स का यूपीएससी के पेपर में बहुत ज्यादा वेटेज है, और इनको करने का सीधा एक पैटर्न होता है। अगर हमें पैटर्न ना आए तो आधा घंटा एक पजल पे लग जाएगा, और अगर वो पैटर्न आ गया तो बस 5 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन खत्म। इस चीज को अगर सही से पढ़ लें और सही से अगर हम अपना टाइम यूटिलाइज और रिसोर्स को यूटिलाइज करवा लें तो कितना फायदा हो जाएगा, इस पर ध्यान देंगे। और ये इसी हिसाब से देंगे कि यूपीएससी किस तरह का पूछेगी। आगे बढ़ते हैं। ब्लड रिलेशन आते हैं ना, सामने फोटो टंगी हुई है, वो मेरे ताऊ जी के भतीजे के बेटे की बहू की बहन की दीदी है, कौन है वो, मैं उससे कैसे रिलेशन में हूं। तो सर ये तो हमारा दिमाग खराब हो गया, ऐसे कैसे। तो ब्लड रिलेशन के भी कॉन्सेप्ट होते हैं, है ना, इनका भी प्रॉपर एक चार्ट बन जाता है, तो इसके भी कॉन्सेप्ट सिखा दिए जाएंगे कि इसके भी क्वेश्चन सही हो जाएं। ये तो ये सेक्शन 8 में रखा। अगला डायरेक्शन टेस्ट सेक्शन 9 में, इसमें कौन से होते हैं, राम अपने घर से निकला, ईस्ट में चला 9 किलोमीटर, फिर लेफ्ट में मुड़ गया, फिर 5 किलोमीटर चला, तो अपने घर से कितना दूर है,
आते हैं ना इस टाइप के क्वेश्चंस, उनको कर लिया जाएगा। फिर सेक्शन 10 के अंदर सीक्वेंस एंड सीरीज, नंबर सीरीज, इस टाइप के भी क्वेश्चंस होते हैं। सेट थ्योरी, यूनियन, इंटरसेक्शन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, 3 वर्ड हैं उससे कितने नए वर्ड हम बना सकते हैं। प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, हेड आएगा कि टेल आएगा, कितनी इसकी प्रोबेबिलिटी है, कितने चांसेस हैं कि आज के मैच में इंडिया जीत ही जाएगी। आजकल तो चांस बढ़ गए हैं, पहले इंडिया के जीतने के चांसेस कम हुआ करते थे, आजकल क्रिकेट टीम काफी अच्छी हो गई है इंडिया की। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो इन कॉन्सेप्ट्स को लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। और इतना भी नहीं है कि हमें कुछ इसमें कुछ पीएचडी करनी है, क्यों ना, तो हमें बैंक का एग्जाम क्लियर करना है, ना हमें एसएससी का, हमको तो सीसेट का क्लियर करना है, वो भी क्वालिफाइंग नेचर का, है ना, बहुत ज्यादा स्कोर भी नहीं करना। तो बस उसके आधार पर अपना काम हो जाए, इतना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 11 सिलोगिज्म, तर्क वितर्क, जैसे तर्क वितर्क वाले क्वेश्चंस, ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल डॉग्स आर बफेलोज, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, तो उनको सिंपल डायग्राम बना बना के समझ के हम कर सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, वहां पे हमें फायदा मिल जाएगा। सेक्शन 12 के अंदर स्टेटमेंट, कंक्लूजन, स्टेटमेंट, अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, असर्शन, रीजनिंग। ये देखो भारी भारी शब्द बोलने में तो लग रहे हैं, लेकिन जब करेंगे ना एकदम टुच्चे टॉपिक होंगे, बिल्कुल हल्के हल्के दर्जे के। कैसे, एक पैसेज दिया है, उसमें कवि कहना क्या चाहता है, राइटर कहना क्या चाहता है ना, तो वो किस तरह से सोच रहा है चीजों को, तो सीधे इनके भी फिक्स पैटर्न होते हैं, अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, उनसे निकाल लेंगे, वो आपको सिखाया जाएगा, तो वहां से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस, क्रिटिकल रीजनिंग, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रिहेंशन, एक पैसेज दे दिया, उसमें से 5 टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए, क्या बोलना चाहता था, वहां पर उसकी भावनाएं क्या थी, तो वो सब चीजें, है ना, जब करेंगे ना तो प्रॉपरली हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर सारी चीजें इस तरह से लाइन बाय लाइन हम कवर करेंगे। सच बता रहा हूं, अगर इसको पूरा कर ले कोई अच्छे से तो 180 नंबर ले आए 200 में से, लेकिन हम करेंगे पूरा, और इसी हिसाब से करेंगे कि हमारा ज्यादा टाइम इन्वेस्ट ना हो, और कम से कम 100 नंबर तो आ जाए, 100 नंबर, 200 में से 100 मार्क्स तो आ जाए, मतलब 80 क्वेश्चंस का पेपर आता है, हर क्वेश्चन 2.5 नंबर का, तो 200 नंबर हुए। इसमें से काट पीट के 40 क्वेश्चन भी हमारे सही हो जाएं और 2.5 नंबर आ रहे हैं, तो 100 नंबर आ गए। देखो भाई 50-60 घंटा आप टाइम इन्वेस्ट करके 100 नंबर ले आओ तो घाटे का सौदा तो नहीं है ना, टेंशन खत्म। प्रीलिम्स के बाद में काफी स्टूडेंट्स को टेंशन ये रहती है कि यार सीसेट की तैयारी नहीं की थी, हम एज पे हैं, भले ही हमारे 125 नंबर आ रहे हैं जीएस पेपर 1 के अंदर, लेकिन पेपर 2 में पता नहीं 66 मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे, तो उनका 1 महीना जब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आता टेंशन में खराब हो जाता है। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, तो टाइम का यूटिलाइजेशन हो जाए। तो बस इसी को चीज को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट के लिए एक बढ़िया सा अपने टाइप में एक यूनिक टाइप का कोर्स हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो कि काफी सक्सेसफुल रहने वाला है। इस पर एक अच्छी रिसर्च की गई है और इसी के अकॉर्डिंग आपको ये कोर्स करवाया जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस कोर्स को डिजाइन कैसे किया है, सारे कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक्स हैं उनका कवरेज किया गया है, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, एक बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं छूटने वाला आपका। बिगनर लेवल से लेके जो लेवल एग्जाम का आना चाहिए ना, वहां तक इसमें प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ये नहीं है कि कहीं पे भी रैंडम चल रहा है, बैंक में क्वेश्चन आता है तो वो करवा देंगे आपको, नहीं, यूपीएससी का काम होना चाहिए अपना। उसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि यूपीएससी अपना पेपर प्रीवियस ईयर से मोटिवेटेड बनाती है, मतलब इस साल का पेपर जब भी बनेगा ना, तो उसमें तड़का जो रहेगा, उसका स्टेंट जो है वो इस तरह का रहेगा कि उस टाइप के क्वेश्चंस पहले भी पूछे गए हैं। तो उसके लिए हम 2011 से लेके 2019 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना यार, कितना समझदारी और कितनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी हमारे अंदर। और फिर देखो स्टूडेंट्स को रहती है कि सर थोड़े और क्वेश्चन मिल जाएं, तो हमारे वॉल्ट मतलब एक रेपोजिटरी बनाएंगे, टॉपिक वाइज उस टाइप के और क्वेश्चंस आपको दे देंगे, फायदा हो जाएगा, बढ़िया काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस कोर्स के फीचर्स क्या हैं? पेन ड्राइव कोर्स है, एक इस तरह का आपको पेन ड्राइव मिलेगा जिससे कि हम एक्सेस कर पाएंगे कोर्सेज को, वीडियोस को देख पाएंगे। और ऑनलाइन एजुकेशन में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आपको पेन ड्राइव भिजवा दिया, भाई देखो अब आप इस कोर्स में हमारे साथ जुड़ने पर आपको ये नहीं होगा, आपकी फैकल्टी के साथ में रेगुलर इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। आपको एक टाइम डिसाइड कर लिया जाएगा और आप फैकल्टी से टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। एक प्रॉपर टेलीग्राम ग्रुप बना दिया जाएगा जिसमें कि जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने ये कोर्स को अवेल किया है वो इंटरेक्शन करते रहेंगे एक दूसरे से कि भाई मुझे यहाँ पर ये डाउट है तो ये क्या डाउट है, इसको समझाओ, या फिर टीचर से भी आप बात कर पाएंगे। और आपको एक टाइम
अपॉइंट कर दिया जाएगा कि आप अपने फैकल्टी से बात कर सकते हो। स्टूडेंट को केवल पढ़ाई से रिलेटेड ही नहीं, साइकोलॉजिकल इश्यूज भी होते हैं। सर मोटिवेटेड फील नहीं कर रहा हूँ, सर टेंशन्स बहुत चल रही हैं, इनको कैसे मैनेज करूँ, है ना, भटकता है मन। तो प्रॉपर इंटरेक्शन तो होगा तभी तो हम इन चीज़ों से साइकोलॉजिकली अपलिफ्टेड होएंगे, और जितने साइकोलॉजिकली अपलिफ्टेड होएंगे तभी तो हम प्रॉपरली सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो इन चीज़ों का रिक्वायरमेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ें मिसिंग रहती है, लेकिन प्लस प्रमेश में ये चीज़ें नहीं होंगी। तो चीज़ों को इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है। टाइम टू टाइम हम जूम पे या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा एक मीटअप भी रख सकते हैं, है ना, वहां पर डिटेल में चीज़ों को हम डिस्कस कर सकते हैं कि हाँ हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इवन सीसेट में ही नहीं, मेंस के सब्जेक्ट्स में भी, जनरल स्टडीज़ के टॉपिक्स को भी हम कैसे कवर कर सकते हैं, ऑप्शनल से रिलेटेड भी, हर चीज़ के बारे में प्रॉपरली बातचीत कर सकते हैं। देखो, पशुपेश मन की निकल जाए ना, उतना ही अच्छा होता है, और जितनी जल्दी निकल जाए उतना ज़्यादा अच्छा होता है। वरना कंफ्यूज्ड माइंड सही डिसीजन नहीं ले पाता है। कंफ्यूजन जितना ज़्यादा दूर होगा उतना ज़्यादा हम सक्सेस के नियर जाएंगे। नेगेटिविटी खत्म हो रही है ना उससे अपनी, तो नेगेटिविटी खत्म हो जाती है तो पॉजिटिविटी आती है। तो इसी के लिए इस कोर्स में ये चीज़ें भी इंक्लूड की गई हैं। और आगे अगली चीज़, इस कोर्स को यूटिलाइज कैसे करना है। तो इस कोर्स को यूटिलाइज करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जब भी आप वीडियोस को देखें, है ना, वीडियोस की मैं अभी शेड्यूल हमने बना दिया, इसी लेक्चर सीरीज में आएगा कि कौन से जो जब भी आप वीडियोस को देखें तो एक प्रॉपर माइंड सेट के साथ देखें। ऐसे नहीं कि हाँ यार चलो चल रहा है, वीडियो चल रहा है और हम इसको देख रहे हैं, आधी सी नींद आधी सी जाग और मामला चल रहा है। नहीं, जब भी वीडियो को देखें तो प्रॉपर मोड में आए, एकदम एंथुजियास्टिक होके, पानी वानी पी के, चाय पी के बैठें, और साथ में पेपर पेन का इस्तेमाल करें। क्यों? देखो, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, क्वांट, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस वाली चीजें हैं। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब ऐसा तो है नहीं कि मैथ्स को हम पॉलिटी की तरह केवल पढ़ जाएं और काम हो जाएगा। जब तक हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, हाथ से लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक तो सीख भी नहीं पाएंगे, तो बेईमानी होगा। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ में, रीजनिंग के साथ में बेईमानी होगी। तो पेपर पेन के साथ में पढ़ें, टीचर आपको करवा रहा है, साथ में सॉल्व करते चलें। अच्छा, और क्या चाहिए मुझे आपसे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को आप नोट डाउन करें साथ में अपने हिसाब से, और उनको टाइमली रिवाइज करें। टाइमली रिवाइज करें। क्यों? क्योंकि होता क्या है, किसी स्टूडेंट को कुछ मुश्किल लगता है, किसी को कुछ मुश्किल लगता है, लेकिन उसको अवॉइड कर देते हैं, वो छोड़ देते हैं, और जब एग्जाम का टाइम आता है ना तो भूल जाते हैं कि मुझे किस पर ज्यादा टाइम देना था। तो उसको टाइमली रिवाइज करें, और साथ में आपको मौका मिलेगा टीचर से इंटरेक्ट करने का, तो टीचर से टॉक करें, टीचर से बात करें कि सर मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ नहीं आ रहा, क्योंकि देखो हमने वीडियो बना दी। कई बार क्या होता है, हमारा माइंडसेट कुछ और होता है, जिस टाइम पे हम पढ़ रहे हैं तो वो उस तरह से चीज हमें समझ में नहीं आ रही, तो मेंटल एक ब्लॉकेड हो गया, उस टाइम पे दिमाग में चीज हमें समझ में नहीं आ रही है। तो क्या करेंगे? तो टीचर से फिर से पूछो कि सर मुझे वहां पर वो चीज समझ में नहीं आ रही है। कई बार छोटी छोटी चीजों में स्टूडेंट अटक जाता है, तो वहां पर अगर टीचर से वो क्लैरिफाई कर लेगा ना, तो उसका टाइम सेव हो जाएगा। और जितना ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है ना, और जितनी ज़्यादा टाइमली सक्सेस मिलने लग जाती है, उतना ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ता है। अच्छी बात है, हम जल्दी से निकलेंगे। एक ये चीज़। अगली चीज़, नंबर लाने हैं हमें 27, मतलब 80 क्वेश्चंस में से 27 काट पीट के सही करना है कि हमारा प्रॉपर क्वालिफाई हो जाए, है ना। बस क्वालिफाइंग तक ही इसको समझना है। तो ये भी एटीट्यूड बना के रखना चाहिए कि हम बावले ही नहीं हो जाए कि 24 घंटे बस मैथ्स लगा रहे हैं। ये भी चीज़ एक टीचर अपने स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करेगा। दूसरी चीज़, चिल रहे हैं। आगे कुछ डूज एंड डोंट्स भी हैं इस कोर्स के। क्या? नॉट टू फॉरगेट कि हमारा एम है 66 नंबर लाना, तो हम अगर काट पीट के 27 भी सही कर लेते हैं ना 80 में से, तो हमारा क्वालिफाई तो हो जाएगा पेपर। ओवरबर्डन नहीं करना है अपने आप को, इस चीज़ को याद रखना है। सो डू नॉट हैव ऑब्सेशन ऑफ दिस पेपर एज इट इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर। बहुत बढ़िया। तो डू नॉट प्रैक्टिस इट टू मच, यूटिलाइज दिस टाइम इन अदर सब्जेक्ट। क्यों भाई? देखो, आप अपना टाइम और मनी इन्वेस्ट कर रहे हो हमारे साथ में, तो भाई हमें करने दो ना मेहनत। हम जितना आपको बताएं उतना करो बस। आप तो जितना हम आपको बताएं उतना करो, करते रहो बस। उसके अलावा एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो पॉलिटी पढ़ो, 15 क्वेश्चन जीएस पेपर 1 में वहां से निकल रहे हैं ना। एनवायरमेंट की कन्वेंशंस पढ़ो, इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर करो, कितने सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। हिस्ट्री में पढ़ो, हिस्ट्री के अंदर भी एम्फेसिस करो कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल,
8 से 10 क्वेश्चन निकलते हैं हर बार, उसको करो। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल करो, आर्ट एंड कल्चर को रिवाइज कर लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, जिससे कि हमारी कट ऑफ जीएस पेपर 1 में भी ना चूक जाए। तो पेपर 2 भी निकल जाएगा और 1 भी निकल जाएगा। इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी है तो डू नॉट टू हैव ऑब्सेशन ऑन द लेवल ऑफ क्वेश्चंस एज वी हैव टू लीव मेनी थिंग्स। होता क्या है, सर इस बार बहुत मुश्किल क्वेश्चन आ गए तो, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो। कितना भी मुश्किल क्वेश्चन आ जाए यार, 80 में से 27 क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे क्या? मैं बता रहा हूँ, प्रॉपर स्ट्रेटजी अगर कोई बना लेता है ना तो 50 क्वेश्चन उसके कहीं नहीं गए। स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम तो ये है, कंफ्यूज इतना हो जाते हैं कि सीसेट के पेपर की बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते हैं। या तो 6 महीने पढ़ाई करेंगे या बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करेंगे। तो हमने क्या है, बीच का रास्ता निकाला है, मिडल फोल्ड पाथ। क्या कि एक बीच का रास्ता निकालें कि बहुत ज़्यादा टाइम भी इन्वेस्टमेंट ना हो और क्वालिफाई भी कर जाएं। एक और इवन लाइफ में भी, पेपर में भी कॉस्ट बेनिफिट याद रखना है हमें। मतलब अगर मैं किसी टॉपिक पर 5 घंटे इन्वेस्ट करके 5 क्वेश्चन सही कर पा रहा हूँ और दूसरे टॉपिक पर 5 घंटे इन्वेस्ट करके 10 क्वेश्चन सही कर पा रहा हूँ और है मेरे पास 5 ही घंटे, तो मेरी कोशिश ये रहनी चाहिए कि मैं 5 घंटे में 5 क्वेश्चन वाले टॉपिक को छोड़कर 5 घंटे में 10 क्वेश्चन जो सही कर पाऊँ उस पर इन्वेस्ट करूँ। इसको काटना नहीं है ना? तो ये होती है कॉस्ट बेनिफिट। ये हमारे एक्सपीरियंस, जैसे जितना जितना हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है ना चीज़ों के साथ में, तब हमें समझ में आने लगती है। तो कॉस्ट बेनिफिट वाले एटीट्यूड को भी समझना चाहिए, इन सब बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, तब हमारा हिसाब किताब बन जाता है। एज अ टीचर मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि जब भी पढ़ो पेपर पेन के साथ में पढ़ो, क्वेश्चन करो प्रैक्टिस क्लास के साथ में, अपने प्रॉपर नोट्स बनाओ और उनको टाइमली रिवाइज करो। देखो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर भूल जाते हैं, है ना, हम भूल जाते हैं चीज़ों को, तो याद कैसे करें? याद तो तब किया जाता है ना कि जब भूलते हैं। इस तरह का एक ऑरा बनाओ कि भूलना ही ना पड़े। वो कैसे होगा? टाइमली रिवीजन। आदमी बर्डन भी नहीं होता है और समय समय पर रिवाइज कर लेता है तो उसके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर रहते हैं, तो टेंशन में नहीं रहता है। और जो आदमी टेंशन में नहीं रहता वो सुखी रहता है, खुश रहता है, सक्सेस के ज्यादा नजदीक आता है। इस चीज का ध्यान में रखना है। आगे, रिवाइज द टॉट क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? जो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाए जाए ना, एक बार में आपको समझ में आ गए, उसी तरह के आप पेपर जब कोर्स को पढ़ेंगे ना तो देखेंगे कि यूपीएससी हर बार उसी टाइप के क्वेश्चन पूछ रही है। तो किए हुए क्वेश्चन को और प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ऑलमोस्ट वो आपको याद हो जाएंगे। मतलब वो टिप्स पे आने लग जाएंगे कि हाँ इसको ऐसे किया, इसको ऐसे किया, आंसर आ गया। तो देखो टाइम भी तो सेव करना है ना एग्जाम के अंदर, क्योंकि टाइम बाउंड एग्जाम है। ऐसा तो है नहीं कि आपको 80 क्वेश्चन दे दिए और पूरा दिन आपके पास में, नहीं, 120 मिनट्स हैं। तो उसी टाइप के क्वेश्चंस को बार बार करो जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जो आपको क्लास में सॉल्व करवाए जा रहे हैं। बस ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी होती है। डोंट डू सिली मिस्टेक, कैलकुलेशन शुड बी प्रॉपरली डन। मैथमेटिक्स के अंदर ये बहुत बड़ी समस्या है कि हमें सब कुछ आता है लेकिन इतनी हड़बड़ाहट यार, इतनी एंजाइटी, इतना डर लगता है कि क्वेश्चंस को हम ऐसे करते हैं आनन फानन में, 2 + 2 = 5 लिख दिया, अब पूरा क्वेश्चन गलत होएगा। 100 डिवाइडेड बाई 2 = 40 लिख दिया, पूरा क्वेश्चन गलत। एक कैलकुलेशन मिस्टेक, सोच के तो ये गए थे। और हाँ, यूपीएससी क्या करती है, 4 ऑप्शन देती है बिल्कुल नजदीक, और उसको पता भी है कि बच्चे 2 + 2 3 भी लेंगे और 2 + 2 5 भी लेंगे, तो एक वो भी मैच करता होएगा, है ना, एक ऑप्शन वो भी मैच करता होएगा, तो बस टिक लगा दिया, सर सारे क्वेश्चन कर दिए, सही हो गया। नहीं भाई, तेरे को लग रहा है तूने सही कर दिया लेकिन वहां पे कल्याण हो गया है। क्यों? कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। तो उसके लिए एक थोड़ा सा एटीट्यूड, थोड़ा सा एक काम एटीट्यूड भी बनाना पड़ेगा। करेंगे इन चीज़ों पर भी डिस्कशन करेंगे अपन लेक्चर्स के बीच में ही, कि सर टेंशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट हो जाती है, उसको कैसे कवर अप करें। इन सब चीज़ों का ध्यान में रखना है। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड एनालाइज योर ग्रे एरियाज एंड रेक्टिफाइज देम। एक समय के बाद में आपको एग्जाम लाइक सिचुएशन में पेपर सॉल्व करने को दिया जाएगा। क्या? आपका सारा सिलेबस हो गया, प्रीवियस ईयर की सारी प्रैक्टिस हो गई, अब आपको 2 घंटे में 80 क्वेश्चन का एक पेपर देंगे बस। अब उसको आप एग्जाम लाइक सिचुएशन में प्रैक्टिस करके देखोगे ना तो पता लगेगा कि हाँ यार, मैं किस तरह से सोचता हूँ, किन टॉपिक्स को गलत कर देता हूँ, किस तरह के क्वेश्चंस मुझे अच्छे से आते हैं। तो जो स्ट्रांग है उनको और स्ट्रांग बना लेंगे और जो हमारे ग्रे एरियाज हैं, जो वीक हैं, उनको और सुधार लेंगे। ये सबसे अच्छी स्ट्रेटजी होती है सक्सेस की।
सबसे अच्छी स्ट्रेटजी होती है सक्सेस की, इससे हमें सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं टाइम टेबल क्या रहेगा कोर्स का। सी सेट का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होएगा। तो देखो इसमें मैंने लेक्चर की लिस्ट दे दी है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो सब पढ़ के नहीं बताऊंगा, लेकिन इसको देख लेना। देखो दो पार्ट में करेंगे। पहला पार्ट होएगा जिसमें हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग करेंगे। तो 37 लेक्चर्स मैंने बनाए हैं और प्रॉपर डिवाइड किए हैं सेक्शन वाइज। तो ये लेक्चर 1 से 4 का लिस्ट दे दिया है आपको, 5 से 8, है ना। इस तरह से हमारे टॉपिक्स चलेंगे सारे। जैसे लेक्चर 10 में परसेंटेज हो गया, लेक्चर 10 में परसेंटेज के बाद में परसेंटेज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे। जैसे लेक्चर 8 के अंदर हम स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के सारे कॉन्सेप्ट और सारे बेसिक क्वेश्चंस करने के बाद में लेक्चर 9 के अंदर जो पिछले सालों में सवाल पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। आगे लेक्चर 16, 17 चलते जाएंगे। इस तरह से एक पूरा आपको शेड्यूल दे दिया गया है। इसी आधार पर आपकी सारी क्लासेस चलेंगी। आगे बढ़ते हैं। ऐसे करके एक मोटी तौर पर 37 लेक्चर्स प्लान किए गए हैं, जिसमें कि आपका कवर हो जाएगा रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब मैथ्स और रीजनिंग, अगर अपन बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बोलें तो। आगे बढ़ते हैं। अगला शेड्यूल फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पहली क्लास के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अप्रोच कैसे करना है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको कवर करवाए जाएंगे। फिर देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अलग अलग ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, एवरेज, परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो प्रैक्टिस की चीज़ है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज किस तरह के आते हैं वो अगर हम यूपीएससी के ही कर लें तो पिछले 9 सालों में लगभग हर साल 30 से 35 क्वेश्चन आए थे हर साल। तो 9 सालों के हम अगर करें भी तो 300 से 350 क्वेश्चन हो जाते हैं डायरेक्ट, है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। तो देखो 300 से 350 क्वेश्चन ही हम अगर प्रैक्टिस कर ले तो सोच के देखो कितनी ज़्यादा तैयारी होगी। स्टूडेंट इसको ही ध्यान नहीं देते हैं, और वो पूरे यूपीएससी की। तो अगर हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के टॉपिक्स को पेपर वाइज ही कवर कर लें समझदारी से तो काम नहीं हो जाएगा बस। तो ऐसे करके 10 लेक्चर इसमें हो जाएंगे कवर अपने, है ना, पूरा अपना बहुत बढ़िया से हिसाब किताब हो जाएगा। इस तरह से पूरा हम सी सेट को कर लेंगे कवर। आपको कुछ डाउट हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं प्लस प्रमेश पर। ये अपना ओरिएंटेशन लेक्चर था, इस तरह से हम करेंगे। बाकी जो फीचर्स आपको बता दिए हैं इन सब का हमें ध्यान में रखना है। बेस्ट ऑफ लक। बिलीव इन योर ड्रीम्स इज द ओनली वे टू रीच योर डेस्टिनेशन। भाई देखो स्वयं पर विश्वास ही नहीं होगा तो काम कैसे होगा। अपने पे विश्वास तो करना पड़ेगा ना। कॉन्फिडेंस अपने आप पे ही दिखाया जाता है। चैरिटी बिगिंस एट होम। हम खुद अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा। तो दिखाना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा ये बड़े फाड़ू किस्म के इंसान थे, बड़े एग्रेसिव आदमी थे। मोहम्मद अली तगड़े बॉक्सर थे, मोस्ट एफिशिएंट स्पोर्ट्स पर्सन द वर्ल्ड हैज एवर सीन। ये बोलते थे डोंट काउंट द डेज, मेक द डेज काउंट। ये एग्रेशन इनका इसलिए नहीं है कि ये बस दुनिया पर राज करना चाहते हैं, एक इनमें विनिंग स्पिरिट है। खुश रहने वाले आदमी है, और हमारा भी यही होना चाहिए कि लाइफ में हम एक विनिंग स्पिरिट भी रखें, अच्छे से करें चीज़ों को। इसलिए नहीं कि हम अपना एक अहंकार प्रवृत्त करें, नहीं, लेकिन भाई कॉम्पिटेंस तो होना चाहिए ना। भाई हम क्षमतावान तो बने तभी तो दुनिया में किसी चीज़ के काम आएंगे। तो क्षमता हमारी डेवलप हो, हम आगे बढ़ें और बहुत मेहनत करें और सुखी रहें और औरों को सुखी रखें। तो बस इसी हैप्पी नोट पर इस लेक्चर को करते हैं ख़त्म। फिर से मिलेंगे, स्टार्ट करेंगे पहले लेक्चर से। इस ओरिएंटेशन क्लास को वाइंड अप करते हैं। हैप्पी टाइम, गुड लक, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।